जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज 28 नवंबर की पहली शिफ्ट का पेपर देखकर यह साफ हो गया है कि रेलवे अब पुराने ढर्रे से नहीं चल रहा है। आज के पेपर में करंट अफेयर्स 2025 और साइंस कॉन्सेप्ट ने अच्छे अच्छे को घुमा दिया है। लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास आ चुके हैं सेंटर से सीधे 100% रियल प्रश्न। आज हम देखेंगे कि अश्विन को पद्मश्री और न्यूटन के नियम से कैसे सवाल बने हैं। अगर आपका आने वाले टाइम में एग्जाम है तो यह आपके लिए रामबाण साबित होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा था। पहला क्वेश्चन जो पूछा था वह पूछा था नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना किस एसडीजी के अंतर्गत आता है। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर था। एसडीजी 7 यानी कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एसडीजी 7 का लक्ष्य है सस्ती, विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा को सभी तक पहुंचाना। इसमें 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 प्रमुख नवीकरणीय स्रोत शामिल है सौर, पवन, जल, बायोमास। एसडीजी 7 जो है ग्लोबल ऊर्जा परिवर्तन को तेज करने पर केंद्रित करता है। बाकी जो विकल्प दिया हुआ था उसको भी देख लेते क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एसडीजी 5 जो है लैंगिक समानता से संबंधित है। एसडीजी 9 जो है उद्योग, नवाचार और अवसंरचना से संबंधित है। एसडीजी 13 जो है जलवायु परिवर्तन से मुकाबला से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र ने कुल 17 एसडीजी है। एसडीजी 7 सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल 2030 तक लक्ष्य से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह साइंस का प्रश्न था कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपसे पूछा था किसी द्रव का उसके क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह आपसे पूछा था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो था इस प्रश्न का वो था ऑप्शन सी, वाष्पीकरण। इस प्रश्न का राइट आंसर था। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर था। वाष्पीकरण क्या है। तो वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव अपने क्वथनांक से कम तापमान पर धीरे धीरे सतह से वाष्प में बदलता है। उदाहरण के तौर पर धूप में कपड़े का सूखना। उत्प्रेक्षण क्या है। तो उत्प्रेक्षण जो है वह ठोस का सीधे गैस में बदलना, जैसे कपूर, नेप्थलीन। निक्षेपण क्या है। तो निक्षेपण है गैस का सीधे ठोस में बदलना, जैसे गलन। और गलन क्या है। तो ठोस का द्रव में बदलना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री मिला। आपसे पूछा था कि 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री मिला। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रविचंद्रन अश्विन। इस प्रश्न का राइट आंसर था। यह प्रश्न पूछा गया था पद्मश्री से। रविचंद्रन अश्विन को 2025 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें 7 विभूषण, 9 भूषण और 113 पद्मश्री। अश्विन भारत के सबसे सफल टेस्ट गेंदबाजों में से एक है। इन्होंने 500 से अधिक विकेट लिए हैं। पद्म अवार्ड की बात करें तो यह रिपब्लिक डे पर घोषित किया जाता है। पद्म विभूषण 2025 में कुल पद्म विभूषण जो मिला है वह 2025 में 7 लोगों को मिला है। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं, यहां से एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। मिला है डॉक्टर दुव्वूर रागेश्वर रेड्डी। ये इनका जो क्षेत्र है वो चिकित्सा क्षेत्र से है और ये हैदराबाद तेलंगाना के हैं। अगले जो जिनको मिला है जस्टिस जगदीश सिंह की बात करें तो ये पूर्व, इन्हें सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में मिला है। ये पूर्व सीजेआई हैं और ये इनका जो क्षेत्र है वह पंजाब चंडीगढ़ से है। कुमुदिनी लाखिया को मिला है, कुमुदिनी लाखिया ये कथक नृत्यांगना है और ये अहमदाबाद गुजरात से हैं। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को मिला है, शास्त्रीय संगीत वायलिन के क्षेत्र में बेंगलुरु कर्नाटक से हैं। एमटी वासुदेवन नायर को मिला है मरणोपरांत। ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मलयालम के लिए केरल के मलप्पुरम से हैं ये। ओसामा सुजुकी को मिला है मरणोपरांत। या व्यापार और उद्योग से मिला है, ये जापान के हैं। ये जो है ये जापान के हैं आपके। अगला जो नाम है चर्चित नाम है शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा को मिला मरणोपरांत। ये कला के क्षेत्र में लोक संगीत, भोजपुरी, मैथिली है, समस्तीपुर बिहार से हैं। अब अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहां हुआ था। आपसे पूछा था कि 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, यह आपसे पूछा था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कनानसिक्स कनाडा में हुआ था। G7 समिट 2025 को कनानसिक्स अल्बर्टा में आयोजित किया गया था।
कहां पर आयोजित किया गया था? तो यह कनाडा में आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी इसकी समिट की प्रोटेक्टिंग कम्युनिटीज एंड एनर्जी सिक्योरिटी। G7 में जो है 7 देश हैं, कौन कौन से? तो यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, ये सभी नाम ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था द्रोणाचार्य पुरस्कार 2025 किस पैरा शूटिंग कोच को मिला? आपसे पूछा था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2025 किस पैरा शूटिंग कोच को मिला? बताइए रेड आंसर क्या हो जाएगा? रेड आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष राणा। सुभाष राणा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष राणा पैरा शूटिंग के प्रमुख कोच हैं। 2025 में खेलों के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में इन्होंने प्राप्त किया। योगदान इनका था टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय टीम को प्रशिक्षित किया, जिसमें 5 पदक जीते थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2025 के लिए सुभाष राणा जो कि पैरा शूटिंग, दीपाली देशपांडे निशानेबाजी और संदीप सांगवान हॉकी को नियमित श्रेणी से सम्मानित किया गया। जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है श्रेणी में अमांडो एनेंगलो कोलाको को फुटबॉल के क्षेत्र से है, एस मुरलीधर बैडमिंटन को 2024 के लिए यह पुरस्कार मिला, जिन्हें 2025 में प्रदान किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कहां हुई? आपसे पूछा कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कहां हुई? बताइए रेड आंसर क्या हो जाएगा? रेड आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली भारत में। नई दिल्ली भारत में हुई। आईबीसीए की पहली जनरल असेंबली जून 2025 में, कहां? जून 2025 में न्यू दिल्ली में आयोजित हुई। उद्देश्य क्या है इसके पीछे? तो बाघ, शेर, तेंदुआ जैसे बिग कैट्स का संरक्षण करना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर पॉपुलेशन वाला देश है। पहली मीटिंग जो यहां हुई है पहली मीटिंग भारत ने ही होस्ट की है। एक टाइगर की बात हो रही तो प्रोजेक्ट टाइगर को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई 1973 में शुरू हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। आपसे पूछा था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ओमेन सिंगल्स में विनर कौन रही है? आपसे पूछा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में विनर कौन रही थी, आपसे पूछा था। बताइए रेड आंसर क्या था? तो रेड आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडिसन कीज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेडिसन कीज ने फाइनल में आरेना सबालेंका को हराकर खिताब जीता। यह उनके कैरियर की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? आपसे पूछा था कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई में भारत की रैंक क्या थी, आपसे पूछा है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 96 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सीपीआई 2024 में भारत का स्कोर 38 और रैंक था 180 में से 96। यह रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। सबसे साफ देश कौन है? तो वह डेनमार्क है। सीपीआई ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जुलाई 2025 में लद्दाख में कौन सा आकाश मिसाइल वर्जन तैनात हुआ है? आपसे पूछा है कि जुलाई 2025 में लद्दाख में कौन सा आकाश मिसाइल वर्जन तैनात हुआ है, यह आपसे पूछा है। बताइए रेड आंसर क्या हो जाएगा? तो रेड आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आकाश प्राइम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 16 जुलाई 2025 को भारत ने लद्दाख में 1500 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। यह संस्करण विशेष रूप से उच्च ऊंचाई और ठंडे दुर्गम इलाकों के लिए अनुकूलित है, जबकि इसलिए लद्दाख जैसे क्षेत्र के लिए उपयुक्त माना गया है। आकाश प्राइम में स्वदेशी आरएफ सीकर जैसी उन्नत क्षमताएं हैं, जिसे जुलाई 2025 के तैनाती और सफलता में योगदान दिया है। तो आकाश मिसाइल जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित हुआ है, यह भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जानते हैं? आपसे पूछा कि न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जानते हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़त्व का नियम भी इसे कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का पहला नियम कहता है कोई वस्तु अपनी
अवस्था पर तब तक नहीं बदलती जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यह नियम वस्तु की जड़त्व को दर्शाता है, यानी वस्तु अपनी मौजूदा अवस्था में बने रहने की प्रवृत्ति रखती है। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, मास जितना अधिक जड़त्व उतना अधिक होगा। रोजमर्रा के उदाहरण के तौर पर देखें तो बस रुकते ही शरीर आगे की ओर झुक जाता है, यह जो है कि यह न्यूटन का प्रथम नियम का दर्शाता है। बस चलती तो शरीर पीछे की ओर झुकता है, यह सब जड़त्व का परिणाम है। बाकी विकल्पों की बात करें तो फोर्स लॉ या न्यूटन का दूसरा नियम है, F बराबर ma से संबंधित। मोमेंटम लॉ संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। और थर्ड लॉ है चिड़िया पदक्रिया का यह नियम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है। आपसे पूछा है कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित था, या पूछा था प्रश्न आपसे। तो बताइए, पॉलिटिक्स या प्रश्न आया था, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में सबसे अधिक विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से ली गई है। क्या क्या लिया गया यहां से, तो यहां से जो लिया गया संसदीय शासन प्रणाली, कैबिनेट प्रणाली, लोकसभा राज्यसभा की संरचना, कानून का शासन, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी, स्पीकर का पद। ब्रिटेन की संसदीय परंपरा ने भारत की विधायी कार्यप्रणाली को सबसे अधिक प्रभावित किया है। बाकी विकल्पों की बात करें तो यह भी देख लीजिए, अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा आदि भारत ने लिए हैं। फ्रांस की बात करें तो यहां से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, पांचवें गणराज्य की प्रणाली, और आयरलैंड से डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत भारत ने यहां से लिया है। संविधान की बात करें तो भारत का संविधान जो सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था और वर्तमान समय में कुल अनुच्छेदों की संख्या जो है वह आपका 448। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये पहले अध्यक्ष थे, और जो थे सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रतिरोधकता धातुओं में किसके साथ बढ़ती है। आपसे पूछा कि प्रतिरोधकता धातुओं में किसके साथ बढ़ती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तापमान बढ़ने पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए था। आपसे पूछा है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड ने स्वर्ण यानी कि गोल्ड फॉइल पर अल्फा कणों की बौछार की और पाया कि अधिकांश कण सीधे निकल जाते हैं और कुछ बड़े कोण से विचलित हो जाते हैं। इससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है और परमाणु के केंद्र में एक अत्यधिक घना धनात्मक आवेश वाला छोटा केंद्र होता है, इसे ही नाभिक कहा गया है। इस प्रयोग ने थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को गलत साबित किया और आधुनिक परमाणु मॉडल की नींव रखी। बाकी विकल्पों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में, और प्रोटॉन नाभिक में था और पर खोज का उद्देश्य या नहीं था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था पहला आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप किसने जीता था। आपसे पूछा था पहला आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप किसने जीता था, यह आपसे पूछा था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने पाकिस्तान को हराकर पहला आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीता था। पहला आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था। भारतीय कप्तान उस समय थे महेंद्र सिंह धोनी। पाकिस्तान जो ऑप्शन दिया इसने बाद में 2009 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था। श्रीलंका 2014 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था भारत को ही हराकर। वेस्ट इंडीज 2 बार जीता है टी20 प्रारूप में, 2012 और 2016 में टी20 विश्व कप जीता था। 2007 टी20 विश्व कप मिसबाह स्कूप शॉट वाली प्रसिद्ध फाइनल मैच घटना को याद किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका विभाजन में कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं। आपसे पूछा है कि कोशिका विभाजन में कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह जो प्रश्न पूछा था इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फुटबॉल लात मारने से उड़ जाती है लेकिन पत्थर नहीं क्यों। आपसे पूछा कि फुटबॉल जो है लात मारने से उड़ जाती है लेकिन पत्थर नहीं क्यों, ऐसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्थर का जड़त्व अधिक होता है इसलिए वह नहीं उड़ती हैं।
जड़त्व जो है, जड़त्व वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति के बदलने का विरोध करती है। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पत्थर का द्रव्यमान फुटबॉल की तुलना में काफी अधिक होता है, इसलिए उसका जड़त्व भी अधिक होता है। इसलिए पत्थर को लात मारने पर वह आसानी से नहीं हिलता, जबकि फुटबॉल उड़ जाता है। जड़त्व का नियम ही न्यूटन का प्रथम नियम है, या भी अभी हम लोग पढ़े हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है। आपसे पूछा था कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिलाया जाता है तो एक अवक्षेप बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है, BeSO4, यानी कि सफेद अवक्षेप। इस प्रकार की अभिक्रिया में दोनों अभिकारकों के आयन आपस में स्थान बदलते हैं। ऐसी अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, यानी कि द्विविस्थापन कहलाती है। क्या होता है संतुलित समीकरण, तो BaCl2 प्लस N2SO4, जब ये करेंगे तो BaSO4 और 2NaCl बनेगा। अन्य विकल्पों की बात करें तो अपघटन क्यों नहीं, तो अपघटन में क्या होता है, एक यौगिक टूटकर दो बनते हैं, ऐसा नहीं है इसमें। विस्थापन की बात करें तो एक तत्व दूसरे को हटाए या दो आयन बदल रहे हैं। दहन की बात करें तो O2 के साथ जलने की अभिक्रिया या दहन नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है द्विखंडन के एक चक्र में कितनी कोशिकाएं बनती हैं। आपसे पूछा कि द्विखंडन के एक चक्र में कितनी कोशिकाएं बनती हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाइनरी फ्रिजन के एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। इस प्रक्रिया में एक माता कोशिका विभाजित होकर दो समान संतानी कोशिकाएं बनाती हैं। यह प्रक्रिया बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम आदि में पाई जाती है। बाइनरी फ्रिजन जो होता है एक से दो बनते हैं और मल्टीपल फ्रिजन में एक से कई बनते हैं। अमीबा जो है बाइनरी फ्रिजन है और प्लाज्मोडियम जो है मल्टीपल फ्रिजन है के उदाहरण हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सोना, चांदी, प्लेटिनम प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। आपसे पूछा कि सोना, चांदी, प्लेटिनम प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोना, चांदी और प्लेटिनम अत्यधिक कम अभिक्रियाशील होते हैं या प्रकृति में अपनी शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। ये धातुएं आसानी से अन्य तत्वों के साथ यौगिक नहीं बनाती, इसलिए इन्हें मूल्यवान धातुएं कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पौधों में सूजन किससे कारण होती है। आपसे पूछा है कि पौधों में सूजन जो है किसके कारण होती है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परासरण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पौधों की कोशिकाओं में पानी का अंदर प्रवेश परासरण द्वारा होता है। जब कोशिकाओं में पानी अधिक मात्रा में प्रवेश करता है तो वे सूज जाती हैं। इसी कारण पौधों की पत्तियां और तने कड़े व तने हुए दिखाई देते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैगनी रंग के विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करती है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का रंग या तरंग दैर्घ्य पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। प्रिज्म में कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग अधिक मुड़ते हैं, इसलिए श्वेत प्रकाश में बैगनी का विचलन सबसे ज्यादा और लाल का सबसे कम होता है। यह प्रक्रिया विक्षेपण कहलाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ध्वनि का आयाम किसके समानुपाती होता है। आपसे पूछा है कि ध्वनि का आयाम जो है किसके समानुपाती होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रबलता के। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आयाम जो है ध्वनि तरंग की ऊंचाई होती है, जितना बड़ा आयाम उतनी ज्यादा आवाज। लाउडनेस किसी ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता को दर्शाती है, यानी आवाज कितनी तेज सुनाई देती है। एम्पलीट्यूड जो है ये समानुपाती होता है लाउडनेस के, इसलिए प्रबलता सीधे आयाम पर निर्भर करती है। पिच जो है आवृत्ति आयाम नहीं बल्कि फ्रिक्वेंसी पर निर्भर होती है, इसलिए पिच बदलने से आवाज ऊंची या भारी लगती है, तेज नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। आपसे पूछा कि पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, या आपसे पूछा था। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रोथ हार्मोन, TSH, FSH, LSH। ये सभी जो हार्मोन्स हैं ये निकलते हैं पीयूष ग्रंथि से। या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि यह लगभग सभी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। इसके मुख्यतः दो लोब से हार्मोन निकलते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब से। प्रमुख हार्मोन जो है GH, ग्रोथ हार्मोन, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड को सक्रिय करता है।
और ये सभी पढ़ लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल से बने विलयन का पीएच मान क्या होगा। आपसे पूछा कि कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल से बने विलयन का पीएच मान क्या होगा, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 से कम होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रबल अम्ल जो है पूरी तरह आयनित होकर आयन अधिक देता है। कमजोर क्षार जो है आंशिक आयनित होकर आयन कम देता है। इसलिए जब दोनों मिलते हैं तो अम्ल का प्रभाव अधिक रहता है और विलयन अम्लीय बनता है। तो दोस्तों ये थे आज के शिफ्ट के असली सवाल। आपने देखा कि साइंस में अब रटने का काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट समझना होगा और करंट अफेयर्स में अवार्ड और डिफेंस यानी कि मिसाइल पढ़कर जाना है। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत से रियल प्रश्न ढूंढ कर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। अगर आपको हमारी मेहनत में सच्चाई दिखी तो रेलवे एग्जाम टारगेट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद।